हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पंजाब की अबोहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरुण नारंग की पिटाई पर हरियाणा की सियासत भी अब गर्मा चुकी है। बीजेपी ने अपने विधायक के साथ मारपीट के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जाहिर किया। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने पंजाब की इस घटना की निंदा की है। कृषि कानूनों की वापसी की लड़ाई विरोध के बाद अब मारपीट पर आए। पंजाब में बीजेपी के विधायक अरुण नारंग की पिटाई के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई। दरअसल पंजाब की आबोहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरुण नारंग से उस वक्त बदसलूकी और मारपीट की गई जब वो कृषि कानूनों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। विधायक की पिटाई के खिलाफ प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस पर सीएम मनोहर लाल ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई मारपीट की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार से विरोध दर्ज कराया है, साथ ही केंद्र को भी अवगत कराया है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कुछ में आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे। और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। मैं उसी बात की जैसे निंदा प्रस्ताव उस समय हमने पारित किया था विधानसभा में, मैं फिर से वही निंदा ऐसे लोगों की करूंगा जो इस प्रकार से टकराव करते हैं। आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है और उसमें उनके कुछ लीडर्स ने अपील भी की है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो प्रदर्शन है उसमें कोई टकराव नहीं करेंगे। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी कहेंगे, पार्टियां भी कहेंगी, कोई भी संगठन अपनी बात को कह सकता है। तो इसी में यही मर्यादा है कि कोई किसी के कार्यक्रम में अवरोध न डाले। पंजाब में बीजेपी के विधायक की पिटाई के विरोध में फरीदाबाद में बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा सड़कों पर उतरी। इस मौके पर बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, साथ ही इसे पंजाब सरकार की साजिश बताते हुए कहा कि भोले भाले किसानों के हल पर सवार पंजाब के राजनीतिक लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए अरुण नारंग के साथ मारपीट की। किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। हम भी ये मानते, किसान तो बेचारा अपना खेत ही ना छोड़ सकता। ये जितने राजनीतिक लोग हैं किसान के हल के ऊपर सवार होके अपनी सत्ता का हल तलाशने में लगे हुए हैं और ऐसा करके इन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी जाहिर किया। कुछ इसी तरह का विरोध फतेहाबाद में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद के भुना मोड़ से लेकर पुराने बस स्टैंड तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। झज्जर, पंचकूला, यमुनानगर, रेवाड़ी, करनाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही पंजाब सरकार के पुतले फूके गए। बीजेपी के पंचकूला जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने इस घटना के लिए कांग्रेस को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए किसानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसमें कांग्रेस की पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। ये किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं और अपने छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस इस तरह बदला मजाक कर रही है। ये हमारे किसान भाई भोले भाले हैं, इनका नाम लेकर कि ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये उन्होंने ये काम किया। वहीं बहादुरगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने पंजाब में बीजेपी विधायक पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पर कुछ किसानों को बरगलाकर विधायक पर हमले कराने का आरोप लगाया। और जो है कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कुछ कांग्रेसियों द्वारा भटकाए हुए किसान
नेताओं ने उन पर जो वारदात की है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस बात का एक रोष हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं में कि ये गलत हरकत हुई है। हम इसकी पूर्ण रूप से बर्दाश्त न करते हैं और पंजाब सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह की जो लोकतंत्र में ये जो बातें हो रही हैं ये बिल्कुल गलत हो रही हैं। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये मांग करते हैं कि जो भी लोग इस दुर्घटना में शामिल थे उन सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। नारनौल में भी बीजेपी विधायक पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा दिखा। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मार्च कर और पंजाब सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस के इशारे पर नारंग के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए पंजाब के सीएम से इस्तीफे की मांग की। उधर सिरसा के हुड्डा चौक पर बीजेपी के विरोध की जैसे ही भनक किसानों को लगी, किसान भी हुड्डा चौक पर पहुंच गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस मौके पर सिरसा के बीजेपी के जिला प्रधान आदित्य चौटाला ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं। वो घटना माननीय अबोहर के विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के अरुण नारंग जी के साथ हुई है, इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र की हत्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सारी की सारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या है। आज प्रोटेस्ट इस बात का था कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ये दरख्वास्त करेंगे कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि आम जन की सुरक्षा हो सके। मैं इनको किसान नहीं मानता, ये तो पार्टी के प्रायोजिक कार्यकर्ता है, लोग हैं। मैं इनको किसान नहीं मानता। किसान इस प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में भी है और गांव में पूरे हैं। 40 लोग खड़े होके नारेबाजी करें तो पार्टी के टट्टू हैं सारे। अगर सिरसा को छोड़ दें तो कुल मिलाकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कहीं टकराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। उधर पंजाब की घटना के बाद प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गृह मंत्री अनिल विज ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल को बैठक बुलाई। पंजाब की घटना के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसानों को बदनाम करने के लिए सियासी चाल चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन प्रदेश भर के अंदर आज अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा इस घटना की निंदा की गई और विरोध जाहिर किया गया। जरा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई आज उन तस्वीरों को हम आपके सामने दिखा भी रहे हैं। गुरुग्राम, झज्जर, नारनौल, पंचकुला, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, ये वो इलाके हैं जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सड़क पर उतर करके पंजाब के भीतर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के साथ जो मारपीट हुई है, जिस तरीके का सलूक हुआ है, उसको लेकर के नारेबाजी करते नजर आए और साथ ही साथ अपना गुस्सा, नाराजगी जाहिर भी की है। तो एक विधायक के साथ जो घटना हुई उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज की तरफ से भी एक सवाल आपके सामने रखा जा रहा है और सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल ये कि क्या किसानों को बदनाम करने के लिए पिटाई जैसी सियासी चाल चली जा रही है? हां के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है। लेकिन इस सवाल का जो जवाब आपके द्वारा दिया जाएगा कार्यक्रम के आखिर में हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रंजिता मेहता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रंजिता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुमित गौड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। सतीश जी, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा आप जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। रंजिता जी, मैं जरा शुरुआत में आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इस घटना की निंदा की गई। राजनीतिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये कुछ ऐसे तत्व इस पूरे आंदोलन को, या फिर कहा जा रहा है कि इस किसानों के मूवमेंट को खराब करने के लिए
ये ऐसा सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के विधायक के साथ हुई मारपीट और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन, क्या आप कहना चाह रहे हैं और किसको सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं? कौन इस सब के पीछे है? शुभेंदु, जो भी ये हरकत की गई है, सारे प्रदेश को पता है, सारी जनता को पता है कि किसके द्वारा प्रयोजित थी और क्यों करवाई गई है। आज दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को मैं मानती हूँ कि एक आज चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने गए हैं और एमएलए की पोस्ट पे हैं, अगर आज वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाए तो आम जन का क्या हालात होंगे ये पंजाब के अंदर आप जान सकते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर जो अपने आप को सिक्खी कौम से मानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि सच्चे पातशाह वाहेगुरु जो गुरु गोबिंद सिंह से, उन्होंने इस कौम को किस लिए बनाया था ताकि लोगों को सुरक्षा दे सके। जहाँ कहीं भीड़ के अंदर एक भी सरदार खड़ा नजर आता था तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आज इतने सरदारों के बीच में अगर ये हरकत की गई है तो क्या ये उनके उन गुरुओं के जो आदेश थे उनका पालन कर रहे हैं या आज उनका नाक और कान डुबोने का काम कर रहे हैं? आज कैप्टन अमरिंदर चुप्पी साधे हुए हैं, ना उन्होंने इसके ऊपर कोई बयान दिया। और ताज्जुब की बात ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद पहले उनको बचाने के लिए पुलिस वालों ने एक कमरे में उनको वहां पे सुरक्षित बंद किया, उसके बाद जो दरवाजे तोड़कर उनको बाहर निकाला गया, उनको निर्वस्त्र किया गया, उनकी पिटाई की गई। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद एफआईआर नहीं हो रही थी। आज गवर्नर साहब जो बीबी बदनौर जी हैं महामहिम, उनको संज्ञान लेना पड़ा, उनको चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ा, उनको डीजीपी को तलब करना पड़ा, उसके बाद एफआईआर हुई और उसके बाद 20 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई। तो आज लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है? आज पंजाब की स्थिति के अंदर खड़ा है, आज किसानों के नाम पर, नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मान रही हैं? जनप्रतिनिधि के ऊपर जो हमला हुआ ये पंजाब के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर, देश के किसी भी हिस्से के अंदर होता है तो ये बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन इसमें जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर की बनती है क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की है। आज लॉ एंड ऑर्डर अगर वहां पर मेंटेन करना है तो जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर की बनती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अपनी लाशों को किसानों के कंधे पर ढोने का काम आज कांग्रेस की सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए हरकतें हो रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसान भाई क्या ये काम कर सकते हैं? चडूनी जी और जो बाकी किसान मोर्चा के आंदोलनों के अध्यक्ष हैं, उन सब ने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि हम लोगों की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो साफ नजर आ रहा है, तो बचता कौन है? बचते हैं कांग्रेस पार्टी और उनके वहां मुखौटे पहने हुए जो अपने आप को किसान कहते हैं। नहीं, तथ्यों के आधार पर ये आरोप तथ्यों के आधार पर हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, तो कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता कोई ऐसा जो कि उस दौरान मौजूद हो, जिसके ऊपर शक हो, या फिर वहां पर वो मौजूद था? मैं आपको शुभेंदु यही तो कहना चाहती हूँ, जब किसान मोर्चा की तरफ से जो किसानों के नेता कहलवाते हैं चडूनी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हमारा दूर दूर तक इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बचता कौन है? किसकी सरकार है? किसकी शह है? किसकी चुप्पी साधी हुई है? आज ना तो वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ना इसके ऊपर वो शर्मिंदा होकर माफी मांग रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो घटना घटी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? आज अगर वहाँ के सीएम साहब इस पर चुप है तो आप समझ सकते हैं कि किसकी शह पे काम किया गया है। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान इसमें नहीं है, किसान नहीं है, इसमें राजनीतिक दल के लोग हैं और आप कांग्रेस पार्टी को इसका जिम्मेदार मान रही हैं। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। सुमित गौड़ जी, कांग्रेस पार्टी इस सबके लिए जिम्मेदार है और कोई भी जनप्रतिनिधि हो अगर उसके साथ बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, जनता का चुनाव हुआ नेता है, वो जनता की आवाज बनकर के पहुंचा है, और अगर उसके साथ इस तरीके से मारपीट होती है, बदसलूकी होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे। शिवेंदु जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और एक आम आदमी होने के नाते जो हमारे अबोहर के एमएलए अरुण नारंग जी के साथ जो भी ये कुछ हुआ, मैं खुद उस तरीके का कि मैं भी खुद उसके लिए निंदा करता हूं। मेरी तरफ से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक निंदा प्रस्ताव। दूसरा, अब इसका पहले दूसरा भी है। पहले तो मैं आना चाहूंगा इस बीजेपी की प्रवक्ता की, हमारे साथी बहन की बात पे। करनाल, फतेहाबाद बीजेपी सीएम के हेलीकॉप्टर को ना उतरने दिया जाए, इनके टेंट उखाड़ दिए जाएं। पंजाब में जो ये मिसहैपनिंग हुई है, ये मुक्तसर जगह है, मुक्तसर जिला है। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं अपनी बीजेपी की प्रवक्ता बहन को, ये जो बीजेपी के साथी एमएलए के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये मुक्तसर एक जिला है वहां पर, और उसमें एक जगह का नाम है मलोट, जो बीजेपी का गढ़ रहा है
और यहां से इसी इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार को 63% वोट मिली है। नोट कीजिए, इस मलोट जगह से बीजेपी के उम्मीदवार को 63% वोट मिली है। पहली बात। दूसरी बात, कहीं भी कुछ हो जाए, इन बीजेपी वालों को दो ही चीज दिखाई देती है कि भैया ये कांग्रेस ने किया है। और जब कहीं चुनाव होते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपकी ये शब्दावली, जो शब्दावली आज आप कांग्रेस के लिए यूज कर रहे हैं, बस सर यही फर्क था, शब्दावली यही थी। पहले आप बीजेपी को कोसा करते थे 3 महीने पहले। मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे काबू नहीं कर पाएंगे आप। एक चीज ये तो बता दीजिए सुमित गौड़ जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ है, तो यानी कि बीजेपी यानी कि जो उस इलाके के लोग हैं वो तो उसमें शामिल नहीं है, कम से कम उनके द्वारा तो विरोध नहीं किया गया होगा। किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी एक भी दिखा दे, किसी का आई कार्ड दिखा दो, किसी की अखबारी कटिंग दिखा दो, लेकिन इन बीजेपी वालों को दो ही लोग बदनाम करने आ रहे हैं आज इस देश में, एक किसान वर्ग और एक कांग्रेस पार्टी। क्योंकि इनको दिख गया है कि अगले चुनावों में कांग्रेस पार्टी और यही किसान इन्हें देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए भविष्य की चिंता करते हुए ये कांग्रेस को डिफेम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रहा है इस देश और पूरे प्रदेशों के विकास में। कभी भी सर जवाबदेही तो होनी चाहिए ना, बस सवाल सिर्फ इतना सा है। ठीक है, बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। प्रदेश में सत्ता पे काबिज हुई है, जितने सुमित गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता जो आज सड़कों पर उतरे, उनका ये कहना था, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रदेश में अगर जो जनप्रतिनिधि चुनकर के भेजे गए जनता ने, अगर उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार, तो प्रदेश के बाकी लोगों का क्या हाल होगा? देखिए, ये एकदम ये कोई किसी को पता नहीं था कि आज पूरे देश में किसानों का बीजेपी के नुमाइंदों के खिलाफ एक आक्रोश हो चुका है। आज भी आप देखिए, फतेहाबाद तक में जहां बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां किसानों ने इनको रोका, इनको डिफेम किया, इनका प्रोग्राम को कंडेम किया। आज आप देख लीजिए, इस चुनाव में भी इनके बीजेपी के एमएलए सांसद जाने से डरते हैं गांवों के अंदर। गांवों की पुष्पभूमि से बने हुए विधायक फरीदाबाद में आके नहीं, तो यही तो मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठा था। खैर, मैं इस पर भी आऊंगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, मैं जरा सतीश जी आपसे समझना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं के द्वारा भी ये कहा गया है कि किसान तो इसमें शामिल नहीं है, और गुरनाम सिंह चड़ूनी हो या किसान संगठन के दूसरे नेताओं, आप भी लगातार अपील करते रहे हैं कि इसमें किसानों का कहीं से कहीं तक भी कोई रोल नहीं है। निंदा भी लगातार इस पूरे मामले को, घटनाक्रम को लेकर के की गई है, लेकिन राजनीतिक तौर से प्रेरित ये लगता है आपको? शुभेंदु भाई, मैं आज अपनी छोटी बहन से, बीजेपी की प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहूंगा। ये जब पीपली में किसानों पर लठ बरसाए जा रहे थे, जब किसी भी बीजेपी वाले ने प्रदर्शन नहीं किया किसानों के साथ, ये गलत हुआ। आज हमने इसकी जो विधायक जी के साथ ये मारपीट की घटना हुई, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और जो भी इसमें शामिल हैं उनको सीबीआई जांच के दायरे में लाने की हम मांग करते हैं। रही बात, ये एक छोटा सा सैंपल है, वो जो वहां से शुरू हुआ है, वहां से शुरू होने से किस तरह पूरे हरियाणा में पूरा का पूरा बीजेपी का कैडर खड़ा हो गया और जगह जगह प्रदर्शन करने लग गए। सिर्फ इसी बात पे किसानों को, आंदोलन को किस तरह डिफ्यूज किया जाए, खत्म करने का काम किया जाए। लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को बता देना चाहता हूं, आज कोई भी साजिश कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि एक किसी देश में कभी कोई आंदोलन होता था तो सरकार को डर लगता था, और कभी कोई ये दंगा फसाद ना हो जाए, लेकिन आज आंदोलनकारियों को डर रहता है कभी ये सरकार कहीं दंगा करवा दे और इस आंदोलन को खराब करने का काम ना किया जाए। आज मैं अपनी छोटी बहन से पूछना चाहूंगा, टीकरी बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे जब किसानों पे पत्थरबाजी का काम किया गया था, आज तक उनके साथ कभी कोई बीजेपी के कार्यकर्ता निकल के नहीं आए जो आज सड़क पे निकल के आगे किस तरह के आज ये विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और किसान को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और किसान को उकसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन किसान नहीं उकसेगा और किसान से आज गांधीवादी नीतियों के साथ कोई भी बीजेपी कार्यक्रम करेगी तो काले झंडे के साथ उसका शुरुआत में ही रंजीता मेहता और जितने भी हमने बाइट्स भी दिखाई हैं
बीजेपी के जो नेता हैं वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें किसान शामिल नहीं है, किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं। शुभेंदु, मैं इसलिए तो आपको कहना चाहती हूँ कि पहले दिन से भाजपा सरकार किसानों के पक्ष में है, किसानों के हित में है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तिरंगे का अपमान किया गया था, जिस तरीके से वहाँ पे लठ बजे थे, जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस वालों को मारा गया था, जिस तरीके से वहाँ पे तलवारें चली थी, तब भी हमने ये कहा था कि किसानों के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। आज भी हम किसान भाइयों के साथ हैं। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि हम 3 सालों के लिए इन कानूनों को टेपर करते हैं, आप बैठकर बातचीत कीजिए और बातचीत करके हम हल निकालेंगे। पर आज किस वजह से, किस जिद से इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है? तो चलिए ठीक है, इस पर जरा वापस लौटते हैं। सिर्फ विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। और अभी अजय गौड़ की जो बात कर रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, कांग्रेस पार्टी वाले नहीं है, तो इसका मतलब एक किसान भाइयों को टारगेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसान भाइयों ने ये विरोध किया है, ये कह रहे हैं कि किसान भाइयों ने उनको निंदा किया है। एक तरफ से कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम किसानों के साथ है, और एक तरफ से किसानों का नाम लेकर किसानों ने विरोध किया है। आपकी फिल्म है, आप एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर बंगाल में ममता बनर्जी का पैर टूट जाए तो खुद टूटा है, और आपके पंजाब के एमएलए की पिटाई हो जाए तो किसानों ने की है, कांग्रेस ने की है। कमाल करके आप सब चीज भी मेरी पटरी मेरा, जहां मर्जी कैसे मर्जी घुमा ले अपनी बात को, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत होगी आपकी क्लियर कर दी, और आप ज्यादा बीजेपी की भक्ति मत कीजिए। आप मैं जानता हूँ अच्छे से, प्लीज झूठ नहीं लूंगा, खासतौर से आपसे बिल्कुल नहीं लूंगा। गलत नहीं, ममता बनर्जी का पैर टूटे तो खुद तोड़ लिया, बीजेपी का एमएलए पीटे तो लोगों ने पीट दिया, कांग्रेस पार्टी ने पीट दिया, किसानों ने पीट दिया। आप बातों को घुमाना जानते हैं। अब ये जनता समझ चुकी है आपको, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ भी पटरी लगने वाली है। कभी आपके हेलीकॉप्टर खराब हो रहे हैं, नहीं ठीक है, एक एक करके ठीक है। रंजीता जी और सुमित कौर, ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ, जरा मैं वापस लौटता हूँ। मैं जरा चर्चा में शामिल करना चाह रहा हूं संदीप चौधरी जी को, ठीक है। मैं वापस इसी विषय पर आता हूं, मैं वापस आता हूं इस पर। लेकिन संदीप चौधरी जी, ये जो राजनीतिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसमें किसान हैं या विपक्षी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कह रही है कि इसके पीछे किसान नहीं हो सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी हो सकती है, ये इस बात का आरोप भी लगाया जा रहा है, चाहे वो रंजीता मेहता हो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता हो कोई भी। तो इस सब में ये जो पिटाई का मामला है ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन इस सब के पीछे राजनीति अब हावी हो चुकी है। देखिए शुभेंदु जी, ये बात तो सच है कि भोला भाला किसान इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, और जब भी भोले भाले किसान के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए गए, मैं आपको 1 बाय 1 बताना चाहता हूं। भोले भाले किसान को आतंकवादी कहा गया, आतंकवादी सिद्ध नहीं कर पाए। उसको खालिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी सिद्ध नहीं कर पाए। आपने लाल किले के ऊपर हमला करने वाले बताया, आप उनको, किसानों को वहां पे साबित नहीं कर पाए, और किसान आज भी दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। इसी तरीके से इस मुद्दे से मेरे ख्याल से कम किसान को बचाना चाहिए, और वो काम पार्टियां कर रही हैं। ना कांग्रेस किसान का नाम ले रही है, ना बीजेपी किसान का नाम ले रही है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा शुभेंदु जी, कि अगर किसान दुष्यंत का विरोध कर सकते हैं, अगर किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर सकते हैं, तो किसान अगर उन्होंने अपना एमएलए बनाया या कोई एमपी बनाया तो वो उसका विरोध कर सकते हैं। वो हिंसक नहीं होना चाहिए। हिंसक किस वजह से हो गया, इस चीज की जांच होनी चाहिए। और मैं ये चीज पहली बार नहीं है शुभेंदु जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमने और आपने सबने देखा, बिहार की विधानसभा में विधायकों को पिटते देखा, आपने दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पिटते देखा, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, वहां पे अभी संजय सिंह को पिटते देखा, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। उसके पहले दिल्ली में आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। तो ये चीजें, और आपके हरियाणा में बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर पानीपत में हमला किया गया था, आपको भी याद होगा। तो ये चीजें नई नहीं है, चीजें पुरानी हैं। लेकिन हाँ, मैं इतनी बात जरूर, रंजीता जी बहुत अच्छा बोल रही थी, उनसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पर आप आरोप लगा रही हैं, आप कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक काम करती रही हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके के कार्यकर्ता तैयार करती है जो इस तरीके की हरकत करेंगे, या कांग्रेस पार्टी आप जैसे संगठित और अच्छे कार्यकर्ता तैयार करती है जो चाहे दूसरी पार्टी में चले जाएं लेकिन वो दंगा नहीं करेंगे? नहीं। हमने तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता राव इंद्रजीत सिंह देखे, हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह देखे, और रंजीता जी आपको भी देखा है जो कांग्रेस ने तैयार किए, चाहे आप बीजेपी के साथ काम कर रहे हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि शायद एक अच्छा कार्यकर्ता कभी भी इस तरीके के हरकत को अंजाम नहीं दे सकता। ठीक है। देखिए, कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के मेरे व्यक्तिगत कारण थे। कांग्रेस पार्टी को बच्चे खानी पार्टी इसलिए कहा जाता है कि वो संगठित वाले कार्यकर्ता प्यार तो करती है, पर जब उनको आगे करने का काम आता है, जब उनको टिकट देने का काम आता है, जब उनको इलेक्शन लड़ने का काम आता है, जब उनको पोस्ट देने का काम आता है, तो वो व्यक्तिगत कारण कोई नहीं होता। अपने कारण को सार्वजनिक कीजिए। सार्वजनिक मैं करूँ अपने कारण को, कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा था। आप राजनीति में है, राजनीति को आदमी को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपका एक भी इफेक्ट बट सार्वजनिक होना चाहिए। एक नेता की एक पहचान है, अपने कारण को सार्वजनिक कीजिए। जब तक मैं पार्टी में थी, मैं एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी, पर मैंने पार्टी को धोखा देने का काम नहीं किया, बल्कि पार्टी ने मुझे धोखा दिया। मैं ही पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे इसलिए नहीं आगे किया गया कि पार्टी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया। पार्टी ने अपने पैरामीटर में आपको कंसिडरेशन में डाला, लेकिन आपको उसमें उपयुक्त नहीं लगे, आप इसलिए पार्टी ने आपको मना किया। हो सकता है आपको बड़े इलेक्शन के लिए चुन रखा हो, आप एक मेयर के लिए बनने थे, पार्टी हो सकता है आपको एमपी लड़ाती, एमएलए लड़ाती, लेकिन आपने पेशेंस नहीं दिखाई। आपका कांग्रेस में इतना बड़ा स्थान था, महिला कांग्रेस में आप बड़ी स्थापित नेता थी, आपकी बड़ी शेयरिंग थी, आपने हमारी भी 3 बार टिकट कटी है, हमने ऐसा नहीं करा। आपने पहली बार टिकट मांगी, पहली दूसरी बार, और आपने उसी में विरोध दिखा दिया। उसी नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक ले और रुकना होगा। मैं रंजीता जी वापस लौटता हूं, सुमित गौड़ जी वापस लौटता हूं। दोनों खास मेहमान भी और हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। लेकिन सरकार जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा आखिर क्यों नहीं कर पा रही है? लगातार जनप्रतिनिधियों को धमकियां मिल रही हैं कि उनको इलाके में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये आखिर कहां तक जायज है, कितना सही है, बात इस पर भी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं और सतीश जी, मैं जरा आगे आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन एक चीज तो ये भी है कि किसानों के द्वारा अलग अलग जनप्रतिनिधि हो या कोई भी नेता हो, गांव में घुसने को लेकर के बैन लगा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि आप गांव में आएंगे तो आपका विरोध किया जाएगा। तो आने का जनता ने उनको चुना है, जनता के वोट के अधिकार के कारण ही, जनता की पसंद के कारण ही उनको विधानसभा तक पहुंचाया गया या उनको संसद तक पहुंचाया गया। लेकिन अब उनको अगर इलाके में आना है तो उनको किसान विरोध कर देते हैं, ये अल्टीमेटम दे देते हैं कि आप आएंगे तो आपका विरोध होगा या आपको हम घुसने नहीं देंगे। तो ये कितना जायज है? देखो शुभेंदु भाई, जिस दिन से देश आजाद हुआ है और अभी तक हर सरकारों में किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस तरह का जो ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में ये जो बीजेपी की सरकार बैठी है, आज तक इन्होंने किसानों से एक झूठी तसल्ली देने के लिए तो बातें की और किसान में उकसाने वाले हमेशा इस तरह के काम किए। मैं एक छोटा सा था उस टाइम पे जब वीरभद्र सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे और बाबा टिकैत आंदोलन कर रहे थे और उनके पास वहां जाके मुख्यमंत्री ने वहां जाकर उनकी मांगे मानने का काम किया था। और केंद्र में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वे खुद टिकैत बाबा के घर गई थी पूछने के लिए, बाबा बताइए क्या मांगे हैं। एक तो वे सरकार होती थी और आज की सरकारें किस तरह की लोकशाही में अपने मतलब हिटलरशाही प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है। आज किसान बेबस होके इसी तरह की बातें करेगा। बीजेपी जो भी ये एमएलए है, विधायक है, सांसद है, प्लीज हमें दर्शन मत दो, हमें गुस्सा उठ जाएगा। इसलिए वे बार बार में हाथ जोड़ कर बोल रहे हैं अब इस आंदोलन को खराब करने का काम मत करिए और आप हमारे गांव में मत आइए प्लीज। क्या पता है गुस्से में क्या हो जाए। नहीं, गुस्सा तो देखो नियंत्रित करना होगा और ऐसा नहीं कि गुस्से में आकर के कोई भी गलत कदम उठाया जाए, ये भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इसमें किसानों को शुभेंदु जी, आज 350 किसान शहादत दे चुके हैं और आज एक एमएलए की पिटाई पर जो पूरे किसान समाज में इस बात का रोष है और सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि ये अनर्थ है, गलत है, किसी पर भी हाथ उठाना ये कानून के विरुद्ध है। लेकिन आज तक 350 किसान शहादत दे चुके हैं, आज तक बीजेपी ने कभी कोई प्रदर्शन करने का काम नहीं किया। इसी बात पर किसान गुस्से में और इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज आप बार बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही राजनीतिक दल के लोग हैं जिनके द्वारा करवाया गया है
और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, तो आप टारगेट किसको कर रहे हैं? हम संयुक्त मोर्चे की तरफ से अपील करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और जो इसमें अपराधी निकल के उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम यह सरकार करना चाहिए। और इसमें चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे किसान हो, कोई भी हो, किसान सिर्फ महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए अपने आंदोलन को बढ़ाएगा, ना कि लोकतंत्र प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है। कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ है और आगे भी खिलाफ रहेगा। ठीक है रंजिता जी, किसानों का ये कहना है कि आज एक नेता की अगर पिटाई कर दी जाती है वो गलत है, वो बार बार कह रहे हैं किसान नेता भी, लेकिन अगर बाकी के जो किसान हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, कितने नेता आए जो कि सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो ऐसा किया गया उसके खिलाफ वो बात रखते हैं। मैं एक चीज का जवाब दूंगी और गुजारिश करूंगी कोई मेरे बीच में ना बोले। सबसे पहले तो अभी किसान भाई ने ये कहा, जो राष्ट्रीय मजदूर संघ से है, कि किसान भाई टोटली इसकी निंदा करते हैं और सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। क्या इस बयान से भी जाएंगे? जब शिकायत ने अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले ये बयान दिया था कि भाई अपने लठ तैयार कर लो, अपने डंडे तैयार कर लो भाजपा के विधायकों और उनके नेताओं के लिए। क्या इस बात से मुकरती है कि ऐसे नेता जो इस तरीके की बयानबाजी करके आज बंगाल और वहां पर चुनावों में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, क्या वो सही कहते हैं, गलत कहते हैं, उसकी भी ये निंदा करते हैं? और बिल्कुल जितने भी लोगों की वहां पे शहादत हुई है, हम दिल से गहराई से ये कहते हैं कि हम उनके परिवारों के साथ हैं। पर आज अगर उनकी ये हत्याएं, मैं हत्याएं कहूंगी, होने का कारण जो है सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष है, जो बरगलाकर उनको वहां पर बिठाया हुआ है, 70-80 साल के बुजुर्ग। नहीं, लेकिन रंजिता जी इसमें सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना। सरकार भी तो ना तो समझा पा रही है, ना उनको मना पा रही है। ये तो कहना चाहती हूँ शुभिंदु, आज जब मोदी जी से लेकर सब लोगों ने इस बारे में कह दिया कि इन कानूनों को डेफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, उन्होंने भी कह दिया कि हमने कानूनों को रद्द कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप किस हद के तहत वहां पर बैठे हैं? आप किसानों के साथ बैठकर हर बातचीत के लिए तैयार है। आप साल में मानिए, आप 1.5 साल में मानिए, 2 साल में मानिए, आप अपना पूरा समय लीजिए, पर आज किस जिद से आप वहां पर बैठे हैं? इस जिद से क्योंकि आपको विपक्ष में नहीं दे रहा। आज दूसरा सवाल जो मेरे से किया गया था कांग्रेस पार्टी को लेकर कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब भाजपा ज्वाइन की है, सुमित जी आता हूँ कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद था, पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी, और उसी तरीके से अगर हरियाणा के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है, आपको 40 सालों से कोई परिवारवाद नहीं लगा, आज आपको परिवारवाद दिखने लग गया। आज अगर परिवारवाद का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बोलबाला परिवार हर जगह है। जो माननीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके बेटे यूपी में विधायक हैं, ये परिवारवाद तो हर जगह है और हर जगह ऐसे ही चलता रहेगा। आप किसान के मुद्दे पाइए, ये परिवारवाद तो हर जगह चलता रहेगा और चलता है और चलता रहेगा। लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। महिला कभी भी झूठ नहीं बोलती, जैसा हमने सुना है, आज वार्ता को देखो 1-2 महीने के करीब हो गए, आज तक सरकार ने कोई भी बात करने की जहमत नहीं दिखाई। और आज किस तरह किसान 40 दिन टेम्परेचर पर रोड के ऊपर बैठा हुआ है और इसकी सरकार किसानों की फसल खेत में खराब होने का काम हो रहा है। आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी मीडिया पर तो बोलते हैं अब एक कॉल की दूरी पे हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से लाखों लोग सुमित गौड़ जी एक मिनट, महिला कांग्रेस अध्यक्ष का झंडा उठा के सुमित गौड़ जी रंजिता मेहता जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि किसान आज भी अगर धरने पर हैं, अगर आज भी आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्यों नहीं उनको समझाया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं कि आपने प्रस्ताव दिया, रंजिता जी आपने प्रस्ताव दे दिया, लेकिन किसान संगठन नेताओं ने उसको ठुकरा दिया है, नामंजूर कर दिया। तो मेरा सवाल यह है कि अब नए इस तरीके का कोई नया प्रस्ताव दिया जाएगा ताकि बातचीत जो कम से कम रुकी हुई है वो तो कम से कम आगे बढ़ पाए, और बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है। रंजिता जी शुभेंदु एक बात का जवाब दीजिए, हर चीज का समाधान जो है वो बातचीत से होता है। सरकार ने कितने चरणों में बातचीत की, हर बार उनको बुलाया, हर बार उनकी बात सुनी, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि इनको फिलहाल जो है कानून है, अगर आपको इसकी दिक्कत परेशानी है तो हम इनको डेफर करते हैं, हम बैठकर बात करेंगे, जो चीजें आपको पसंद होंगी हम रखेंगे, जो चीजें आपको पसंद नहीं होंगी हम नहीं रखेंगे। उसके बावजूद किस अड़ी से वो बैठे हैं, मुझे बात का जवाब दीजिए।
जो चीजों हाइपोथेसिस पे क्या बीजेपी से किसी भी किसान संगठन ने इसकी मांग करी थी? जो कोरोना काल में आप ही अध्यादेश लाई, आपकी बीजेपी पार्टी जो अध्यादेश लाई, सो कॉल्ड आपकी नई नई बीजेपी पार्टी जो ये अध्यादेश लेके आई, ना किसानों ने मांगा, ना किसानों के परिवारों ने मांगा, ना किसानों के संगठन ने मांगा। कोविड टाइम में कोविड से लड़ने की बजाय इन किसानों को घरों से बेघर कर दिया, बॉर्डर में जमा दिया, ठंड जैसी बर्फ जैसी ठंड थी इस बारी, जिसमें आपका एक भी मंत्री एक भी विधायक आके झांका तक नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आपने रंजीता जी और सुमित भाई होने के नाते ठीक है, आप आई थी, ठीक है, आपने साथ भी दिया था। राजनीति से ऊपर उठ करके मैं चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से एक हफ्ते पहले 11 तारीख सुमित गौड़ जी, एक मिनट, संदीप चौधरी जी, राजनीति में कहीं भी गुंजाइश मारपीट को लेकर के या धमकी को लेकर के, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आज के समय में माना जा रहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता ये कह रहे हैं कि इसके पीछे विपक्षी खेमा है, कांग्रेस पार्टी है, या फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जैसा 26 जनवरी को हुआ। देखिए शुभेंदु जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात रंजीता जी ने कही थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी क्योंकि वहां पे परिवारवाद है। मैं वो एक छोटी सी चीज है, नहीं वो एक अच्छा एक पॉइंट है हमारी राजनीति में, ये राजनीति में एक गर्म मुद्दा है शुभेंदु जी, ये भी राजनीति में एक गर्म बैठे हैं कि अगला चुनाव आप लोग कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़ना है। नहीं ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं पर्सनल नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों पार्टी में आप दोनों पार्टी में कंपेयर करिए। देखिए रंजीता जी, हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम किसी पार्टी से नहीं, लेकिन मैं दोनों पार्टियों का चेहरा आपके सामने रख सकता हूँ। अच्छा, अभी बात आ जाती है मैडम बीजेपी एमएलए पर हमले की। आपका मुद्दा ये है कि रंजीता ने कांग्रेस की छोड़ी। रंजीता जी, मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि एक ही टाइम में कल्याण सिंह जी गवर्नर थे बीजेपी से, एक ही टाइम में उनका बेटा सांसद था और उनका पोता यूपी में मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री। मैं आपको ये बताना, ऐसा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही टाइम में एक ही पार्टी से दादा बेटा और उसका भी बेटा एक इतने बड़े बड़े पदों पर एक ही पार्टी में बैठे हो। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके साथ काम कर चुके हैं विजय बहुगुणा जी और उनकी बहन रीता बहुगुणा, आपको मालूम होगा कांग्रेस में आपके साथ काम किए, अभी दोनों लोग बीजेपी में काम करें। तो ये चीज मुद्दा नहीं है, इन चीजों को समझने की जरूरत। लेकिन हाँ, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या किसी एमएलए के ऊपर हमला होना चाहिए, किसी सांसद के ऊपर हमला होना चाहिए या किसी दूसरे नेता के ऊपर हमला होना चाहिए। इस चीज को सपोर्ट नहीं किया जा सकता और इसके साथ साथ आपको मांग करनी चाहिए कि किसी भी किसान नेता के ऊपर हमला क्यों होता है, किसी भी दूसरी पार्टी के नेता के ऊपर हमला क्यों होता है। अगर आप दोहरा मापदंड रखोगे कि कांग्रेस के नेता को, सपा के नेता को या किसान नेता को तो कहीं भी मारा जाए, कहीं भी पीटा जाए। आप मुझे ये बताइए, जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो बीजेपी के नेता उनके ऊपर जाकर पत्थर कैसे फेंक रहे थे? कहां है आपका वो नंद किशोर गुर्जर जो लोनी का विधायक था, 100 लोगों को, 100 गुंडों को लेकर किसान आंदोलन को उखेड़ने के लिए पहुंचा? वहां पे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, तब आप क्यों नहीं बोली? आज आपके विधायक के साथ हुआ, गलत हुआ, हम इस चीज का समर्थन नहीं करते, लेकिन आपको आवाज तब उठानी चाहिए थी क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार प्रदेश में भी है, और जिसकी सरकार है उसको आवाज उठानी चाहिए तो लोग आपका समर्थन करते, लोग आपके साथ खड़ा होते। लेकिन आपको अपना नुकसान दिखता है, आपको अपनी पिटाई दिखती है, बाकी देश भाड़ में जाए। पूरे देश ने ये सरकार बनाई है और इसीलिए आपका जो आज के टाइम में समर्थन है वो कम होता जा रहा है, आपकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। कौन सी सीट से लड़ने का चुनाव, ये बता दीजिए। मेरी इस बात से बहुत जवाब नहीं दे रहे कि अगर इतनी कांग्रेस पार्टी अच्छी है तो अशोक तंवर ने 6 साल अध्यक्ष के बाद पार्टी क्यों छोड़ी? सुमित्रा चौहान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, नहीं छोड़ दीजिए, वो ठीक है, वो अलग चीज है रंजीता जी, ठीक है। मैडम, किसने पार्टी छोड़ दी, किसको हरा दिया, इन चीजों का मुद्दा नहीं है। मैं नहीं कहूंगा आपको कि भाई हमारे कृषि मंत्री क्यों चुनाव हार गए, मैं नहीं आपसे पूछूंगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्यों चुनाव हार गए, मैं नहीं पूछूंगा जो राजीव जैन जी हैं सोनीपत से बीजेपी के नेता, उनकी वाइफ मंत्री थी कविता जैन जी, वो क्यों चुनाव हार गई, मैं नहीं पूछूंगा कृष्णलाल जी क्यों चुनाव हार गए, मैं नहीं पूछूंगा आपसे ये चीजें। ये अलग मुद्दा है राजनीति का, हार जीत चलती रहती है, पार्टी छोड़ने बदलनी आपके जैसे लोगों की। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश जी, मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा अपनी छोटी बहन से, आज पूरी की पूरी कैबिनेट क्या बंगाल में वोट मांगने के लिए नहीं गई हुई? क्या वोट मांगने के लिए और तो हर एक के दरवाजे पे जाया जा सकता है?
लेकिन किसान आंदोलन में आज तक उनको बुलाने का तो काम किया, लेकिन आज तक ये वहां पे जाने का काम किया किसी ने? अब उसका एक बेटा खेत में और उसका एक बेटा 0 टेम्परेचर पे देश की सुरक्षा में लगा हुआ है, जिसका बेटा परिंदे को लपटकाने का काम होता है। आज सिर्फ इसी बात पे प्रधानमंत्री जी बोलते, एक कॉल की दूरी पे क्या प्रधानमंत्री जी वो इंदिरा गांधी जी भी होती थी जो बाबा साहेब टिकैत के पास उनके घर पे गई थी पूछने के लिए, और आज के प्रधानमंत्री ये सिर्फ एक कॉल की दूरी पे, क्या प्रधानमंत्री वहां तक नहीं जा सकते? प्रधानमंत्री अपना टाइम निकाल के असम में, बंगाल में जहां इलेक्शन है वहां के दौरे कर सकते हैं, लेकिन किसान के पास आने का उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ के तो किसान अपने हाथ कटवा चुके हैं और 3-4 साल के बाद इनकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ जाने का आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने कोई तकल्लुफ उठाने का काम नहीं किया। रंजीता जी जरा जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद में सुमित जी के पास आता हूँ। शुभेंदु, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज ये कह रहे हैं कि सारा प्रतिनिधित्व जो है आज बंगाल के अंदर चुनाव के अंदर ड्यूटियों पे गया हुआ है, तो क्या इनके किसान नेता भी वहां पे गए हुए? आज टेंट किस लिए खाली है? आज सिकरी बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर के ऊपर आज टेंट खाली पड़े हैं, वहां से 2-2, 4-4, 10-10 किसान वहां पे बैठे हैं, और वहां पे भी ट्रैक्टर गाड़ी हमें टेंटों में लगानी पड़ रही है ताकि भीड़ दिखाई दे। तो आज जिस तरीके की राजनीति, आज जो राकेश टिकैत है, क्या इस बात से इनकार करते हैं कि वो चुनाव में नहीं गए हुए? तो अगर पार्टी के प्रतिनिधि तो वहां पे जाएंगे, किसी भी स्टेट में चुनाव होता है, सबकी ड्यूटियां लगती हैं, अपनी पार्टी को जिताने के लिए तो लोग जाते हैं वहां पे। हम अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, चुनाव के रिजल्ट बताएंगे कि लोगों ने हमें स्वीकार किया या हमें स्वीकार नहीं किया। आज पेट में दर्द इस बात का है कि आज जिस तरीके से हर बात पर किसानों के हित में सरकार चल रही है, एमएसपी सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं, गुणवत्ता भत्ता योजना में सबसे ज्यादा छोटी बहन निकालने का काम आप ही करिए, कोई ऐसा नहीं करिए, इस काम को कहीं से पकड़ लीजिए। आज एक सरसों की बोतल गरीब आदमी 180 रुपए खरीद रही है, जो कुछ समय पहले कुल 60 रुपए की होती थी। आज वहाँ का बाजार हरियाणा की सरकार जो 12% वैट लगता था, लोग 28% चुकाने का काम कर रहे हैं। आप इस बात से गर्व मत महसूस कीजिए, आज हम ये कर रहे हैं। आपके तो मंत्रीगण, आपके तो जो पुराने अध्यक्ष हैं, वे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे और आज से 8 साल पहले 2200 रुपए गेहूं की एमएसपी का मांग करने का काम करते थे। और जिस तरीके से आज शांतिपूर्ण ढंग से किसान वहां पर बैठे थे और उनके नाम पर लाशें ठीक है रंजीता जी, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ठीक है सुमित गौड़ जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस घटना को लेकर के आप भी कह रहे हैं कि ये निंदनीय है, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस पूरे विषय को रखा जाएगा, और लगातार जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता सभी आरोप लगा रहे हैं, तो सामने आकर के बताइए ना कि नहीं, ऐसा इसमें कांग्रेस पार्टी के कोई नेता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर ने क्यों चुप्पी साधी हुई है, क्यों मुंह पर टेप लगा रखी है? देखिए जब हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हम सब लोग जब हम पेट्रोल डीजल इन फलाने, ठीक है रंजीता जी जरा, ठीक है सुमित जी को एक बार जरा सुनिए तो सही। ठीक है बीजेपी हमें आगे जवाब देती है, ठीक है, इनके नुमाइंदे आगे हमें बताते हैं जो आज इनके ओछे मनुष्यों में जो हम उनको जवाब दें। जब ये हमें रंजीता मेहता जी एक मिनट, सुमित गौड़ जी एक मिनट, रंजीता जी प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। बोल रहे शौक है, इन्हें अपनी मुंह की खाने का शौक है, ये गलत जगह गलत बंदे से भिड़ते हैं। नहीं ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है सुमित गौड़ जी, ठीक है रंजीता जी, मैं आपसे रिएक्शन दूंगा, आपको भी मौका पूरा दूंगा। सुमित गौड़, गिरगिट से भी पहले रंग बदल लिया, गिरगिट भी रंग बदलने में आधा घंटा 1 घंटा लेती है, इन्होंने तो इतनी जल्दी रंग बदल दिए, अभी तो बीजेपी में आए हैं। सुमित गौड़ जी बीजेपी को प्लीज नहीं, इस तरीके से शब्दों का बिल्कुल भी चयन ना करें प्लीज, जनता देख रही है सर। आपको मैं बता देता हूं, आप तो इनको भी बता दीजिए कि सभ्यता में रह के बात करें, ये भी तब बोले, क्योंकि मैं यहां पर आता हूं जब भी डिबेट में तो पहले पूरी तैयारी के साथ आता हूं। तो रंजीता जी को बता दीजिए सर, सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए, जब बात करें सवाल का जवाब, हवा में बातें ना करें, सवाल का जवाब दीजिए सर। सुमित गौड़ जी ठीक है, तथ्यों के साथ बात करें। क्या शिवेंदु जी, क्या सवाल था आपका? ये अब पार्टी प्लेटफॉर्म पर आकर के क्लियर किया जाएगा, बीजेपी के प्रवक्ता, नेता सब आरोप लगा रहे हैं, आप साफ कीजिए ना कि नहीं है कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इसमें।
क्योंकि बीजेपी के नेता प्रवक्ता सब आरोप लगा रहे हैं। शिवेंद्र जी, इस सवाल का जवाब तो मैंने आपको अभी पहले दे दिया था। शिवेंद्र जी, मैंने इस सवाल का जवाब अभी आपको दिया, मैं दोबारा फिर दे देता हूं। आपने कहा जैसे आज बीजेपी ने रोष प्रदर्शन किया है, कांग्रेस पार्टी भी रोष प्रदर्शन करती है, कभी महंगाई पे, कभी पेट्रोल डीजल पे, कभी किसानों पे। क्या हमें कभी बीजेपी पार्टी ने हमें या किसानों को आके जवाब दिया जो हम इनके नौचे प्रदर्शन हम तो जवाब दें? हम बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। यस, हम आंसरेबल हैं अरुण नारंग जी को, एमएलए को। उनको सरकार ने निश्चित तौर पे सुरक्षा दी होगी, निश्चित तौर पे कहा होगा कि इस चीज को ढूंढेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और इसमें जो भी एमएलए साहब, इसका कांग्रेस पार्टी तमाम नेता हम इसकी निंदा करते हैं। और अरुण नारंग जी के साथ 24/7 उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है पंजाब में, ये बीजेपी की तरह भूखी बहरी आबादी सरकार नहीं है, जिन्हें खाली सिस्टम का दुरुपयोग करना आता है, जिन्हें कोर्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी इनको इस्तेमाल करना आता है, देश को तोड़ना फोड़ना आता है। कांग्रेस पार्टी और बार बार उनको पेश करने की राय दी, कभी बीमारी का बहाना लगाकर, कभी और बहाने लगाकर उनको सुरक्षा देने का काम सरकार कर रही थी। ये बार बार आपको बता रहे हैं, एक सेकंड शिवेंद्र जी, इनको एनजीओ क्लियर कर दें, वहां पर जो उनका आपने वीडियो देखिए, आपने वीडियो देखी है, आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं होती, पंजाब पुलिस अलर्ट नहीं होती, तो पता नहीं हादसा कितना बड़ा। चलिए ठीक है, लेकिन सर जिम्मेदारी तो है ना। ठीक है, जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, बहुत कम समय। ठीक है सुमित गौड़ जी और रंजीता जी प्लीज। ठीक है, आप कमाल जरा जल्दी से सतीश जी रिएक्शन, उसके बाद में संदीप कांग्रेस पार्टी, यू शुड बी थैंकफुल टू पंजाब पुलिस। छोटी बहन से किस तरह लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, किस तरह आज देश में 30 रुपए लीटर का तेल ये सरकार 100 रुपए बेचने का काम करी और हमेशा किसानों पर यह एहसान जताने का काम किया जा रहा है। अगम साल में किसानों के खाते में 6,000 रुपए डाल रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 2,40,000 किसान आज भी उस स्कीम की बात जो रहे हैं। और किस तरह आज देश में किसानों पे एक अत्याचार का आज सिर्फ देश में दो ही बाप ऐसे हैं, एक तो कोई बाप ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा शराबी हो और एक बाप कोई ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा किसान बने, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों हर बाप ये बोलता है अरे लड़के पढ़ ले नहीं तो खेती करनी पड़ जाएगी, ठोकरें खानी पड़ेगी खेत में। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा किस तरह हमेशा हर चीज पे जो कंपनी के पास चली जाती है वही कई हजार रुपए की किसान के पास रहती है, कुछ रुपए की है सरकार, सिर्फ टोल टैक्स की सरकार और टैक्स वसूलने की सरकार है। खेती को फायदे का सौदा कैसे बनाया जाए, खेती को फायदे का सौदा कैसे बनाया जाए, बात यहीं से शुरू है और यही मांग बार बार संदीप जी की जा रही है। और इसी को लेकर के हम देखें तो सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम जुड़ रहे हैं। देखिए शुभेंदु जी, अभी हमारे जैसे किसान नेता ने बताया कि कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे को खेती करनी पड़े। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, उनका ये सपना नहीं था मेरे माँ बाप का कि मैं गांव में रहूं और खेती करूं। तो इससे बड़ी सच्चाई दूसरी कोई हो नहीं सकती। इसके लिए जरूरी है, अगर हम नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं, हम अमेरिका से ट्रंप को बुलाकर उसका वेलकम कर सकते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, सारे देश को लाइन में खड़ा कर सकते हैं, तो क्या हम अपने किसान तक जाकर नहीं मिल सकते? हम अपने किसान की बात नहीं कर सकते? क्या हम उसकी बात सुन भी नहीं सकते? अगर आप 100% समाधान नहीं कर सकते तो क्या 50% समाधान नहीं कर सकते? अगर आपने एमएसपी भी लागू कर दी तो मैं गारंटी देता हूं हिंदुस्तान के किसान की जिंदगी बदलने का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जरा जाने से पहले आज का जो सवाल हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने रखा था, जरा एक बार फिर से आज का वो सवाल आपको दिखाते हैं। और सवाल एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, सवाल ये कि क्या किसानों को बदनाम करने के लिए पिटाई जैसी सियासी चाल चली जा रही है? हाँ और ना में आपको अपना जवाब देना था। जरा दिखाते हैं आपको कि इस सवाल का जवाब आपके द्वारा क्या दिया गया। 86% लोगों की तरफ से हाँ में इस पर जवाब दिया गया और 14% लोगों की तरफ से ना में इस पर जवाब दिया गया है। तो किसानों को बदनाम करने के लिए पिटाई जैसी सियासी चाल चली जा रही है, ये ज्यादातर लोगों का ये मानना है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के खंडन किया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसका असर प्रदेश और देश की सियासत पर किस रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदर्शनों के दौर शुरू हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।